औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, 1.4 तक थी। और आज हमने जो है वो करनी है यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें से मैंने देखा है अक्सर बच्चों को क्वेश्चन आ जाते हैं और उनके लिए फिर मुश्किल होती है। होता तो प्रोसेस वही है, लेकिन बच्चे होते हैं तो उनको नहीं समझ आ रही होती अब सवाल कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो ये हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज भी करेंगे कंप्लीट। और MCQs आपने इसके जो है समझने हैं। वो कहता है नंबर दैट डिवाइड दी नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर इज़ कॉल्ड। वो कहता है एक ऐसा नंबर है उसको आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आए वो रिमाइंडर ज़ीरो हो, यानी कोई उसका रिमाइंडर ना हो। मिसाल के तौर पर 6 था, उसको आपने 2 के साथ डिवाइड किया, 3 2 आर 6, तो इसका जो रिमाइंडर है ये कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। इसको आप कहेंगे फैक्टर। यानी कोई भी आप फैक्टर निकाल रहे हैं, उस फैक्टर की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वो पूरा पूरा कंप्लीट उस पर डिवाइड हो जाता है। सिंपल बात, ये इसका बी आंसर होगा। द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 13। वो कहता 13 का फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा, यानी 13 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो आपके पास 65 आ जाएगा, तो इसका तीसरा जो है वो आंसर है। आ प्रोसेस इन विच आ नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड। वो कहता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये लिखा है, जैसे अब ये क्या हो सकता है ऐसा, उसको वो कहता क्या कहते हैं। जो आप प्रोसेस करें, कोई नंबर हो, उसको आप प्रोडक्ट की शक्ल में, प्रोडक्ट क्या होता है यानी मल्टीप्लाई की शक्ल में। जैसे मैं 2 × 2 लिखता हूँ, तो इसको आप कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका आंसर तीसरा पार्ट होगा। आगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 आर। अब वो कहता है कि प्राइम फैक्टर बताएं किसके, 16 के। पीछे इसने आंसर में दिया हुआ है ये वाला, ये गलत आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने प्राइम फैक्टर कहा है। तो प्राइम फैक्टर में तो आपको पता है हम मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं। ये देखिए, तो 16 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 2 2। ये वाला इसका जो है आंसर होगा। ठीक है जी। व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड। कहता है एक ऐसा नंबर जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया है, इटसेल्फ, यानी 12 हो तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो कहता है वो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो स्केयर कहलाता है। ठीक है, इसको स्केयर कहते हैं। हमने 1.4 जो की है ये कंप्लीट इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन थी। ठीक है, तो इसको स्केयर कहेंगे। आगे हमारे क्वेश्चन जो है वो मैंने सोल्व किए हुए हैं, वो आपने देख रहे हैं। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर है, इसके फैक्टर हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। 124 है, इसके फैक्टर क्या होते हैं। अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे, वो उसी नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने 2 को 6 के साथ डिवाइड किया था, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये जो 2 है वो 6 का क्या है, फैक्टर है। इसी तरह 124 है, अब इसका फैक्टर 1 है, चूँकि 1 के टेबल में तो ये होगा। इसी तरह 2 है, तो 2 का ये फैक्टर किस तरह से है, क्योंकि ये 2 पर अगर मैं इधर आपको रफ पे आपको ये बात समझाऊँ कि 2 को कंप्लीट आप इसके साथ डिवाइड करें, रिमाइंडर इसका कुछ ना बचे, तो 6 2 टाइम 4 नीचे आ गया, 2 2 आर 4। देखें यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है कि जो 2 है वो इसका फैक्टर है। इस तरह आपने फिर 4 को भी ऐसे ही आपने डिवाइड करना है। अगर तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो वो जो 4 है 124 का फैक्टर होगा। ठीक है जी। इसी तरह 31, यानी कि 4 के बाद 5 6 7 8 ये सारे नंबर आते हैं, लेकिन वो कंप्लीट इस पर डिवाइड नहीं होता।
उसके जो रिमाइंडर है वो बचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आप करते जाएं तो 31 है जो आपका 124 का जो है फैक्टर होगा, फिर 62 इसका फैक्टर होगा और 124। ठीक है, आगे क्वेश्चन बी में हमारे पास 69 है। इसमें भी आपने सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। आपने जो नंबर आपको लग रहा है ये फैक्टर है इसका, उसको इसके साथ डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो आपके पास आंसर आ जाना है। तो यहाँ पे देखें 3 यानी 3 को आप डिवाइड करके देख लें। 69 3 के साथ डिवाइड किया तो 3 2 ज़ार 6, ये नीचे आ गया 9, 3 3 ज़ार 9, तो 3 और 23 भी इसका जो है वो फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो 3 आया, अब 3 के बाद ना 4 5 6 कोई भी 69 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, डिवाइड होता है लेकिन रिमाइंडर उसका 0 नहीं बचता है, तो इसलिए इसके बाद जंप भी लगेगा कि 23 जो है वो 3 टाइम करें तो आपके पास 69 आता है। एंड पे 69 लिखेंगे। 69 खुद के भी टेबल में होता है, ये भी बात जहन में रखें, ये खुद का ये इसका भी टेबल होता है। ओके, आगे सी पार्ट में भी सेम ऐसे ही आपने जो है इसको देखते जाना है कि वो 988 है। अब ये 1 के टेबल में, 2 के, 4 के, 13 के, 4 यानी हमने 3 के टेबल में इसको डिवाइड किया। कैसे पता चलता है हमें कि ये इसका टेबल है यानी इसका फैक्टर है या नहीं? इसी तरह डिवाइड करें 3 के साथ। अगर तो रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, तो अगर नहीं बचेगा तो हम छोड़ देंगे। मैंने करके देखा था तो 3 नहीं यहाँ पे आ रहा था हमारा। ठीक है, तो मैंने फिर 4 के साथ किया तो 4 हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसी तरह 5 6 7 ये कोई भी इस पर पूरे डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो मैंने 13 को किया तो वो डिवाइड हो गया। फिर आगे 19 26 38 52 76 247 494 और खुद का टेबल इसका, तो ये सारे इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। ठीक है जी, इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, आपने उसको डिवाइड करना है तो आपके पास उसका वो जो है आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हिस्सा और जो इस साइड पे आंसर आता है वो दोनों इसके फैक्टर होते हैं। ये बात अपने जहन में रख लें आप। यहाँ पे देखें, ये मैंने जब डिवाइड किया 124 को 2 के साथ, ये जो 2 है ये तो इसका फैक्टर है ही, लेकिन बात अपनी जहन में रख लें, जब बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन ये जो आंसर आता है ना ये भी इसका फैक्टर होता है, लेकिन आगे जाके वो आता है। बात मेरी समझ आई है? इसी तरह आप अगर 4 देखें, 4 इसका फैक्टर है। अब मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे के यहाँ पे समझाता हूँ कि वो मैं क्या बात समझाने चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी फिर हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे क्योंकि टाइम भी हमने बचाना है, मेरा सोल्व करने का यही मकसद है। तो मैंने देखा कि 4 इसका फैक्टर है। अच्छा, ये कितनी बार होता है हमारे पास? 2 बार करेंगे तो 8, 1 आ गया यहाँ पे, 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 4 4 ज़ार 16, 8 में से 2 6 निकाले 2, तो 8 यहाँ पे आ गया, तो 7 4 ज़ार 28। देखें 247, तो ये 247 यहाँ पे देखें कि ये देखें ये उसी के ऊपर ही है तो यहाँ पे 247 और ये 4 यहाँ पे आ जाना है। 247 आगे जाके आना है। आपने ये हिंट के तौर पर अपने जहन में जो है वो रख लेना है कि भाई ये भी इसका फैक्टर आना है लेकिन आगे जाके। ठीक है, ये दोनों आपने संभाल लेने। ये तो आपने शुरू में लिख देना है क्योंकि एक आप तरतीब से लिखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से आप लिखते हैं। ये नहीं है कि 4 और 247 एक साथ ही आप लिख दें। ठीक है, एक तरतीब से लिखते हैं ताकि क्वेश्चन जो है हमारा उसके तरतीब से फैक्टर हम देखते हैं। ठीक है, इसी तरह 144 को देखेंगे आप, तो 144 में भी ऐसे ही 2 के ये टेबल में आता है, 7 के आता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 11 के टेबल में ये कंप्लीट डिवाइड होता है, इसी तरह इसके टेबल में, फिर 22 के टेबल में, 77 और खुद के टेबल में। ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे तो आपके दोनों आंसर आते जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। अब आप कहें कि सर हमें क्या पता चलेगा कि ये 22 के टेबल में है कि नहीं? 14 के बाद सीधा हमें नहीं पता चलता कि 14 के बाद 22 के टेबल में हमें कैसे पता चलना है।
हमें तो पता नहीं चलता है। तो आपको मैंने एक तरीका बताया कि आपने बेटा क्या करना है, क्योंकि सवाल तो आप कर ही लेंगे लेकिन परेशान हो जाएंगे कि हमें कैसे जो है वो पता चलना है। ये देखें, जैसे 1, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ ताकि बच्चे जो 6 क्लास है तो मुश्किल होती, ज़ाहिर सी बात है उनके लिए। देखिए, मैंने 2 का टेबल देखा, 1 का तो हमने 1 लिखना ही लिख रहा है। 2 का टेबल जब मैंने इसको हल करने की कोशिश की तो 7 2 क्या हुआ 14। ये बात आप समझ लें, यकीन करें आपके जो फैक्टर की मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि डबल आपके पास फैक्टर आ जाता है। बड़ा आपको नहीं पता चलता लेकिन छोटे का आपको पता चल जाता है। तो मैं वो बड़ा भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े जो टेबल हैं वो इसमें भी आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। 1 और ये नीचे आ जाएगा तो 2 7 देखिए, ये भी 154 का फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। हमने ये तो लिख लिया लेकिन इस भाईजान को बचा के रख लिया क्योंकि हमने इसकी तरतीब के साथ लिखना है। हमें पता है कि इसको 2 के साथ करेंगे तो ये फैक्टर आएगा, तो ये हम आगे जाके ये हम लिखेंगे। ठीक है, इसको बस हिंट जहन में रख लेनी है कि 77 जो है ये भी 154 का फैक्टर है। अब आपने 3 के साथ इसको करके देखा तो 3 के साथ हमारा टेबल जो है वो नहीं आता था। ठीक है, 3 4 5 6 के साथ भी ये हल नहीं होगा। अच्छा, मैं करके एक बार आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं 6 नहीं लिखा मैंने। तो 6 2 बार 12 और 5 में से 2 निकालें 3, ये 4 नीचे आ गया तो 6 5 30, क्योंकि 6 बढ़ जाएगा। अब 4 देखिए, यहाँ पे 4 जो है रिमाइंडर बच गया है, आगे हल नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि 154 जो है इसका 6 जो है वो फैक्टर नहीं है। मैंने 7 के साथ किया 154 7 2 14 1 और 4 7 2 14। ठीक है, अब देखें गौर करें, ये भी इसका फैक्टर बन गया, ये भी बन गया, लेकिन हम आगे जाके लिखेंगे। ठीक है, अब 7 के बाद 8 हमने देखा तो 8 भी इसका जो है वो टेबल में नहीं आता। 9 देखा, 9 भी नहीं आता। 10 तो आना ही नहीं है। इसके बाद हमने देखा 11, अब 11 जो है 11 के साथ भी हमने हल किया 154। ठीक है, 11 के बाद हमने 11 1 टाइम 11, 5 में से 1 निकालें 4 नीचे आ गया तो 4 44। ठीक है, देखिए ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास 12 आता है, 13 आता है। ये यानी ना ही हमारे पास जो है 12 इसका फैक्टर होगा, ना ही 13 इसका जो है फैक्टर होगा। आप हल कीजिएगा, ऐसे ही रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, मैं टाइम थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आपने देखे मैंने 2 लिखा, ये देखिए मैंने 2 लिख लिया। अब 2 के बाद 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, तो ये देखिए मैंने 7 लिखा। ओके, 7 के बाद 8 9 10 11 है, 11 लिख लिया। अच्छा, अब आपने ये गौर करनी है, यहाँ पे देखिए 11 के बाद 12 भी नहीं था, 13 भी नहीं है, लेकिन इसके साथ ये मैंने कहा था दोनों फैक्टर हैं। अब ये 14 जो है वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। अब आपको ये पता चल गया कि बड़े टेबल कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, ये आपने लिख लिया। अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे 15 का टेबल देखते रहे, 16 का 17 का, ऐसे आप जो है खुद को हलकान कर लें, पागल हो जाएं। इस तरह से आपने नहीं करना है। आपने इसके बाद यानी 14 15 16 17 18 19 20 ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। आपको पता हो लग जाना है कि 22 का टेबल ऐसा है जो इस 14 के बाद आता है। ढूंढने की, डिवाइड करने की ज़रूरत उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर 22 के बाद 23 24 नहीं करना, ढूंढते नहीं फिरना आपने। उसके बाद उसका बड़ा टेबल कौन सा है, 77। ये देखिए जो 2 के साथ हल होता है। फिर इसका खुद का टेबल है 154। ये इस तरह से हम जो है इसके फैक्टर बनाएंगे बड़े आसान तरीके से। मैंने कोशिश की है कि आपके जो है गोश गुजारूँ। बाकी खैर इसको अच्छे से समझेंगे, इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज सारी भी समझ आएगी, यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज की भी समझ आ जाएगी। ओके जी, आगे अब हम जल्दी से करेंगे काम ताकि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाए आगे, क्योंकि वही काम है बार बार हम कर रहे हैं। यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज बस देखते जाना है आपने।
तो दूसरे में तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर हमने निकालने हैं कैसे, ये हमने उसने नंबर दिए हैं इनके हमने निकालने हैं और एक एक नंबर दिया हुआ है। आगे कहता है जब आंसर निकाल लें उसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखें, तो हम वैसे ही करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसके हमने फैक्टर निकाल लें, प्राइम फैक्टर यहाँ पे मैंने लिखे, तो बस यही आते थे दो, ये दो इस टेबल में 139 किसी टेबल में नहीं आता, तो ये लिख लिया। इसके बाद इंडेक्स फॉर्म में लिखा, तो ये इसकी इंडेक्स फॉर्म भी यही है क्योंकि 2 एक बार आया है, 2 की पावर 1 हो जाना है, ये भी एक बार है तो इसकी 1 हो जानी। आगे इसको हल करेंगे, इसके फैक्टर हमने निकाले। फैक्टर जो है आप वैसे ही निकालते हैं, आपको पता है कि ये एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है। 2 का टेबल देखते हैं, इसको इसके साथ हल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर आ जाते हैं। ये मैंने डिटेल से बताए हुए हैं, आप पीछे अच्छे से समझ सकते हैं। आगे प्राइम फैक्टर और फिर इसके हमने जो है वो लिख लिया नंबर, ठीक है। ठीक है जी, इसको इंडेक्स फॉर्म में भी हमने बाद में लिखा, तो इसकी पावर देखें 1 2 3 टाइम आया है, 2 1 टाइम आया है, बाकी वो वैसे का वैसा। आगे जो है हम इसका पार्ट 3 करेंगे, सी वाला पार्ट 300 है, इसके हमने फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर लिखें, तो प्राइम फैक्टर यही इसके प्राइम फैक्टर होंगे क्योंकि इसमें हमारे पास 2 या 3 रकमें तो है नहीं जिसका हम जो है वो बताते फिरें, तो यही इसका प्राइम फैक्टर होगा। यही शक्ल है प्राइम फैक्टर की, ठीक है। डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ी है एमसीक्यूज़ में। इन इंडेक्स फॉर्म में जितनी दफ़ा जो आई है उसको पावर में लिख दें, आपके पास आंसर आ जाना है। इसी तरह इसके हमने निकाले, फिर इसको सोल्व किया, इसके प्राइम फैक्टर लिखे, इंडेक्स फॉर्म में लिखा, लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते जाएं, पीछे हमने अच्छे से समझा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। यहाँ पे फार्मूला है यानी प्राइम फैक्टर का, ठीक है, वो आपने फार्मूला लगाना है, यानी वही मेथड है, उसके मुताबिक दोनों को अलग अलग से हमने निकाला, उसको प्राइम फैक्टर लिखे सारे। लिखने के बाद हमने उसका एचसीएफ निकाला, क्योंकि एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे देखें ये सेम है, ये सेम है दोनों में, तो ये लिखें उसका मल्टीप्लाई, एचसीएफ क्या आता है 26। एलसीएम के लिए फिर से अगेन से वो लिखे हमने नंबर, और जो सेम थे उनको कॉमन फैक्टर थे जो उनको दायरा लगाया, देखें कॉमन फैक्टर में मैंने ये लिखे, फिर नॉन कॉमन में हमारे पास जो आते हैं वो लिखें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 26 आया, इनको किया 33, फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया तो 858 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में तीनों के आपने अलग अलग से फिर निकालने के बाद आपने जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसके फैक्टर लिख लिए तीनों के। लिखने के बाद आपने जो है सेम थे जो उनको दायरा लगाया, सिर्फ 2 सेम आता है इसमें, ठीक है ना। वो मैंने एलसीएम समझा तो मैंने इसके ऊपर भी दायरा लगा दिया था, तो ये तो एलसीएम था ही नहीं, तो ये देखिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। खैर एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम में देखें तो एलसीएम हमारे पास जो है उसमें जो 2 लाइनों में भी सेम होते हैं हम उसके ऊपर भी दायरा लगाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने पीछे डिटेल से समझाई हुई है। तो ये लिखे हमने, लिखने के बाद कॉमन फैक्टर में जो सेम थे वो लिखे, बाकी सारे नंबर जो है नॉन फैक्टर है, सॉरी नॉन कॉमन है, तो उनको यहाँ पे हमने लिख लिया सारे और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी। सी पार्ट में भी सेम वही प्रोसेस, इसको जो है अच्छे से आप देख लें क्योंकि आपको जो है खैर अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, इनको देख लें, देखने के बाद समझ लें, इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। ओके जी। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम के लिए ये आंसर आ जाएगा। ओके। आगे डी पार्ट में देखें हमने उसके लिए अपना फैक्टर बनाए, फिर फॉर एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर हम लिखेंगे, लिखने के बाद जो सेम है उनको सर्कल किया, यहाँ पे हमने लिखा तो 20 जो है वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे ही एलसीएम के लिए हमने फिर से वो लिखे सारे नंबर, फैक्टर लिखने के बाद जो सेम है उनके ऊपर दायरा लगाया, जो 2 लाइनों में भी सेम है उनके ऊपर भी दायरा लगाया, वो कॉमन हो गए। यहाँ पे हमने ये कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं, ठीक है।
तो ये जो है ये नॉन कॉमन है, वो हमने अलहदा से लिख लिए। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके जी, आगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 जो है वो बाय डिवीज़न मेथड के हिसाब से हमने करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन लिखा, रूल हमने निकालना HCF और LCM ही है, लेकिन मेथड चेंज हो गया। तो देखें HCF के लिए क्या होती है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है ये, ठीक है। पीछे मैंने अच्छे से बताया हुआ है, थोड़ा सा बस हिंट बताता जाऊँगा कि हमने तीनों रकमों में से 2 रकमें यहाँ पे लिखनी है। सबसे बड़ी जो रकम अंदर रखनी है, इन दोनों में से दोनों छोटी हैं इससे, तो आप जो सी मर्ज़ी यहाँ पे रख लें। मैंने ये वाली रखी हुई है, तो आप इसको सोल्व करते जाएं। इसको माइनस किया तो डिवाइड का तरीका, पुराना तरीका 2 क्लास वाला, सारा डिवाइड आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अच्छा, ये आपने डिवाइड किया 1 के साथ, ये आ गया, माइनस किया 18, इसको उठा के यहाँ पे रखा, फिर 18 को किया 2 के साथ 36 आया, माइनस किया 8 आया। इसी तरह फिर 18 को उठाया यहाँ पे रखा, फिर आपने 8 का टेबल 2 तक पढ़ा, 16 आया। क्योंकि हमें डिवाइड का पता है कि यहाँ पे जो रकम होती है उससे छोटा हिस्सा चाहिए होता है, ठीक है, उसके नज़दीक तरीन। अच्छा, माइनस किया 2 आ गया, फिर 8 को उठाया यहाँ पे रखा, तो 8 4 जार हमारे पास ये आ गया। तो ये जो है इसका जो डिवीज़र है वो 2 है, उसको फिर इनमें से जो रकम बच गई है, मेरे पास 24 बची थी, इसके साथ मैंने डिवाइड किया, तो ये 2 जो डिवीज़र है ये इसका HCF होगा। एक आंसर आ गया। फॉर LCM के लिए आपको पता है कि डिवीज़न मेथड कौन सा होता है, सारी रकमों को एक साथ लिख के उसका जो है सोल्व करते हैं। ये देखें, मैंने देखा कि 2 के टेबल में इन तीनों में से चाहे एक भी 2 के टेबल में है तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे ही, बाकी वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे तो तीनों ही 2 के टेबल में आती है, तो उसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद इस साइड पे हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। इसको हमने लिखा है LCM लिखने के बाद इसको फैक्टर लिखे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे 99 और 690 है, 190 है, इसको हमने डिवीज़न मेथड किया। जो हमारे पास डिवीज़र बच गया, उसको बचने वाली इन तीनों में से एक रकम 190 थी, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 30 जो है वो क्या सॉरी यहाँ पे 10 डिवीज़र बचता है। एंड पे जो डिवीज़र बचता है वो आपका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। ये बार बार बात मैं बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अच्छा, अब LCM, तो LCM में देखें तो LCM में तीनों को हमने एक साथ लिखा, लिखने के बाद देखा कि 2 के टेबल में उसको सोल्व किया। अच्छा, ये LCM जब हम निकालते हैं इस तरह से डिवाइड करते हैं, इवन वाले नंबर देखते हैं और ओड वाले। ये मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बच्चों को इवन और ओड का इतना जो है 6 क्लास में तकरीबन नहीं पता होता, तो इसलिए जो है वो मैंने नहीं बताया है। तो इवन ओड देखते हैं एंड वाले नंबर को, 0 को, इधर 0 है, इधर भी 0 है। अब 0 0 0 ये 2 के टेबल में आता है। कैसे आता है, 2 5 10 होता है। देखें ये 10 के अंदर यहाँ पे देखें 0 है। 3 का टेबल देखना है तो हमने 3 के टेबल में क्या की चीज़ आती है, 3 के टेबल में 5 भी आता है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं एंड वाले हिस्से को। अब यहाँ पे देखें 5 आया हुआ है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी। अब आपको पता है कि एंड पे 5 है, ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर के साथ ही डिवाइड होगा। बात मेरी समझ आई है, इसमें ओड नंबर के साथ ही इसने डिवाइड होना है। यहाँ पे 2 लिख के खपना नहीं है कि आप जो है इसको कर करके देखते रहे, यार ये तो तीनों आते नहीं थे, फिर 3 लिखें, नहीं। एंड पे हमारे पास जो ओड नंबर है तो इधर भी ओड नंबर ही आना है। 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, इस तरह से। बात समझ आइए। अब यहाँ पे 5 है, 5 है, 5 है, 3 के टेबल में 5 आता है, या ओड सोच ले या टेबल देख ले कि देखिए एंड पे ओड है, इधर भी ओड लिखना है। ओड कौन सा है, 3 है, तो उसके साथ इसको हल करके देखना है। तो मैंने 3 के साथ हल किया तो ये आ गया। देखें फिर ये देखिए एंड पे 5 5 5 5 है, तो 3 के टेबल में आते हैं, यानी ओड नंबर देखते हैं, 3 देखते हैं, 5 देखते हैं, 7 देख, ओड नंबरों के साथ हल करके देखते हैं। फिर एंड पे 5 आया हुआ है, 5 के साथ किया हमने। देखे ना, 4 नहीं लिखा हमने, 5 के साथ किया। अगर 5 के साथ ना होता तो ओड नंबर ही देखते हम। ओड नंबर कौन सा 5 के बाद आता है, 7 के साथ करके देखते।
अगर 7 के साथ नहीं हो रहा फिर उससे बड़ी 9 वाले टेबल के साथ देख, ऐसे हम करके उसको देखते। अच्छा, अब ये किया हमने, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एलसीएम ये हमने लिखा और मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ओके, फिर इसको सोल्व किया, सारा कंप्लीट सोल्व करने के बाद जो यहाँ पे डिवीज़र बच गया उसको बचने वाली रकम के साथ हमने फिर डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखें रिमाइंडर में डिवीज़र में हमारे पास 1 बच रहा है, तो ये इसका क्या होगा, HCF होगा। फिर से एलसीएम, तो इसको सोल्व हम करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर बाहर आना ही आना है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, तो सिर्फ ओड नंबर ये है, तो देखिए ये वैसे की वैसी नीचे आ गई है, ये इसके साथ हल भी नहीं हुई है। ओके, इसी तरह आप इसको भी देखेंगे। और अब मैंने अच्छे से बात समझा दी है, वो जहन में रखनी है, इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में वो कहता है स्केयर निकालें। हमने जैसे 1.4 में किया, स्केयर निकालें, मल्टीप्लाई किया, स्केयर बना, 2 नंबर एक जैसे आ जाए, x पॉइंट x आ जाए तो इसको x स्केयर लिख सकते हैं। 2 नंबर एक जैसे आ जाए उसको 1 लिख के उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। अच्छा, करना कैसे है, मैं कल बच्चों को क्वेश्चन समझा रहा था तो उनको मल्टीप्लाई जो है वो 6 में हो गए हैं, तो कुछ बच्चों को भूल गई हुई है। तो देखें 6 6 36, 3 कैरी, 6 1 6 और 3 9, तो 6 और ये 1, 6 5 और 1 156 जो है, सॉरी इसमें से एक कैरी भी जाता है, सॉरी यहाँ पे, तो कैरी आया 256 आ गया। तो ये देखिए मैंने 256 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें जैसे 16 को किया, इस तरह करते जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो हल होता जाएगा। इस तरह इसको हल करना है। ये देखिए मैंने सारे ये डिवाइड किए हैं, सॉरी मल्टीप्लाई किए हैं और आपके पास आंसर आ जाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर हम इसको भी जो है वो समझ लेते हैं। कहता दी लेंथ ऑफ दी 3 हॉल्स 55 मीटर, 64, 72, तो रिस्पेक्टिवली फाइंड दी लॉन्गेस्ट लेंथ। लॉन्गेस्ट लेंथ मैंने पीछे आपको अच्छे से चीज़ समझाई है। अगर लॉन्गेस्ट कहे तो आपने HCF निकालना है। यहाँ पे देखिए लीस्ट कह रहा है तो लीस्ट में हम LCM निकालेंगे, लॉन्गेस्ट में हम HCF निकालेंगे। सिंपल बात है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन लिखा, 3 हमें गिवन जो वैल्यूज़ थी वो लिखी, उसको प्राइम फैक्टर किया, हमने रकमें लिखी, लिखने के बाद इसमें जो HCF आता है, सेम रकमें तीनों में एक जैसी कोई भी नहीं है, 1 1 1 आता है, उसको मैंने अंडर किया और आपके पास यहाँ पे जो HCF है वो 1 आ जाएगा। ओके, बस क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 लीस्ट कह रहा है तो हमने नंबर लिखे, उसका LCM निकाला और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो है रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे से देखा समझा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।